नाज़रीन, ख़ास मुलाकात में आप सबका खैर मक़दम है। आज यौम उर्दू है। महफ़िल निसा जो है एक सूफ़ी प्रोग्राम रखे थे जिसमें सिंगर थे खनक जोशी। खनक जोशी जो है, आइए उनसे बात करते हैं कि जो सूफ़ी सिंगर हैं। तो न्यूज़ 16 डिजिटल में आपका खैर मक़दम है। तो आपकी पैदाइश कहाँ हुई मैडम? मेरी पैदाइशी है शिरडी, महाराष्ट्र की। फिर उसके बाद हम शिफ्ट हुए हरिद्वार में, उत्तराखंड। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पर वर्ल्ड वाइड टैलेंट हंट जीता था, कंपटीशन था जो कि शंकर महादेवन जी ने करवाया था, जहाँ पे दुनिया के हर कोने से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो उसमें मुझे स्कॉलरशिप मिला, तो हम उसी के कारण हम बैंगलोर शिफ्ट हुए। फिर यहाँ पे मुझे 100% स्कॉलरशिप मिली एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने के लिए। एंड करंटली मैं ग्लोबल सिटी इंटरनेशनल स्कूल की तालिबा। आपकी उम्र क्या थी जो आप सूफ़ी सिंगर बने? वैसे तो मैं जब 3 साल की थी तब से मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखना शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे सूफियाना संगीत की तरफ मेरा रुझान हुआ। वो भी इस तरीके से क्योंकि मेरे वालिद और मैं, हम लोग मतलब उन्हें काफ़ी शौक़ था सूफियाना संगीत का, कव्वालियाँ सुनने का। और इनफैक्ट वो अपने बचपन में वो भी ऐसी जगह में रहते थे उनके बचपन में, दरियागंज दिल्ली में, जहाँ पे ये थोड़ी आम सी बात है कि हर दूसरे दिन कोई महफ़िल हो रही है, कोई मुशायरा हो रहा है। तो बस उसी तरीके से मेरे वालिद से वही जज्बा सूफियाना संगीत का, सूफियाना म्यूज़िक का मेरे अंदर आया, क्योंकि हम लोग भी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह में जाते थे, बैठते थे और कव्वालियाँ मतलब दिन रात सुनते रहते थे। तो हाँ जी, बस ऐसे ही और धीरे धीरे फिर मेरी दिलचस्पी बढ़ी। फिर मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि थोड़ा सा कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे मतलब बचपन से ही थोड़ा शौक़ था कि नई नई चीज़ें थोड़ा एक्सप्लोर करूं। तो उससे, और हम लोग इनफैक्ट रहते भी कलियर शरीफ के बहुत पास थे, हरिद्वार में, उत्तराखंड। तो बस हाँ, ऐसे ही धीरे धीरे फिर हम सूफियाना संगीत में आए, कव्वालीज़, फिर गज़ल गायकी। तो आपके उस्ताद जो है कौन है मैडम? अभी मेरे उस्ताद जी हैं उस्ताद नाज़िर बेंगलोरी जी। उनको लोग जानी बाबू, छोटे जानी के नाम से भी जानते हैं जी। तो आप बेंगलुरु में कितने साल से हैं? हमें आई थिंक काफ़ी साल हो गए होंगे, 9-10 साल तो हो ही गए होंगे। अच्छा, तो कहाँ पे प्रोग्राम्स करके हैं मैडम आप? ऑल ओवर इंडिया। इनफैक्ट लॉकडाउन से पहले मैं फ़िनलैंड भी गई थी, यूरोप, जहाँ पे मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में परफॉर्म किया था। तो हाँ जी। बेंगलुरु में कितने प्रोग्राम हुए अब तक? वो तो बताना मुश्किल है। तो कौन सी महफ़िल अच्छी लगी आपको? मुझे तो हर महफ़िल वैसे पसंद ही आती है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि कोई भी महफ़िल हो, किसी भी तरीके की महफ़िल हो, वहाँ कुछ ना कुछ लोग ऐसे मिल ही जाते हैं जो समझते हैं जो मैं पेश कर रही हूँ। क्योंकि मैंने हमेशा ये कोशिश करी है कि मैं कुछ हर महफ़िल में, हर प्रोग्राम में कुछ ऐसा पेश करूँ जो लोगों ने ना सुना हो, जो बिल्कुल मतलब जो बहुत पुरानी जो तर्ज़ें हैं, कॉम्पोजिशंस हैं, या कोई ऐसी गज़लें हैं जो लोग भूल चुके हैं। मतलब जैसे गालिब साहब हैं, उनका मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देती हूँ। उनकी जो सारी पॉपुलर गज़ल्स हैं वो सब लोग जानते हैं, जैसे कोई उम्मीद भर नहीं आती, और मतलब उन्होंने बहुत सारी गज़लें लिखी जो सब लोग जानते हैं। लेकिन उनकी कुछ ऐसी गज़लें हैं, उनकी इनफैक्ट ऐसी नातें हैं जो उन्होंने फ़ारसी में लिखी हैं, जो लोग जानते भी नहीं है कि गालिब जैसा पियक्कड़ आदमी कोई फ़ारसी में नात भी लिख सकता है। तो मतलब वो सब रिसर्च करना, उनके बारे में, शायरों के बारे में पढ़ना, और
बहुत सारे लोगों से, ऐसे स्कॉलर्स से मिलना जो हमको बताएं कि ऐसे ऐसे किस्से हुए हैं, ऐसे ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनकी वजह से ये लिखा है। जैसे शिकवा जवाब शिकवा डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब का, अब उसके पीछे पूरी स्टोरी जानना तो इम्पॉसिबल है बिकॉज़ वो अंडरग्राउंड चले गए थे लिखने के बाद, उन पर फतवे जारी हो गए थे, तो वो सब जानना बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन मेरा ये मैं और मेरे वालिद साहब का यही मतलब एक एम रहता है कि जो जहाँ से मिले हम लोग को, वहीं जो नॉलेज जहाँ से मिल रही है हम लोग वहाँ से ले लेते हैं और कोशिश करते हैं कि उसे आज के आवाम तक पहुँचा सकें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गुम हो गया है थोड़ा सा। मतलब आप देखें कि लोगों को पता ही नहीं है। तो हाँ जी, बस यही एक मकसद है जी। तो ये आपकी गज़ल जो है ज़्यादातर, वैसे तो आपकी गज़लें बहुत अच्छी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो पसंद कौन सी करते हैं? मेरे ख्याल से सभी लोग पसंद करते हैं, मतलब क्योंकि आप कोई भी आर्टिस्ट को देख लें, अब उनके पास हर ऑडियंस के लिए एक एक चीज़ होती है। जैसे आज मैंने जो परफॉर्म किया उसमें बहुत मकबूल कलाम भी थे, मेरा शेख कमर था, आफरीन था, जो सब ने सुना हुआ है। फिर उसमें एक मेरी कंपोजिशन थी जो शायद लोगों ने सुनी होगी क्योंकि वो अभी रिलीज़ करी हमने कुछ दिन पहले। तो कौन सी गज़ल थी मैडम? मेरे सामने तो आजा, डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी साहब की लिखी हुई है। एक वो हो गई जो हम पहुँचाना चाहते हैं कि उसमें भी एक अलग किस्म का पैगाम है और लोगों को मतलब शायरों के बारे में भी नहीं पता, तो वो भी। और उसमें और भी, आज तो मैंने फ़ारसी गाया नहीं, लेकिन यूजुअली फ़ारसी भी मैं पेश करती हूँ, तो वो फ़ारसी ऑडियंस के लिए। तो मतलब हर एक ऑडियंस टाइप के लिए एक ही कलाम होता ही है, हर आर्टिस्ट के पास होता है मुझसे। ये जो शौक़ जो है आपको बचपन से था, ये आपके ख़ानदान में जो है, या वालिदा के, आपके नाना हो या दादा हो, तो अब उनके थ्रू से आपको मिला है? हाँ जी, जैसे मैंने पहले बताया, मेरे वालिद साहब मतलब वो तो मेरे ख्याल से हर हफ्ते जाते ही होंगे महफ़िल में या ये सुनने, बिकॉज़ महफ़िल में जाते हैं लेकिन वो आपकी तरह गाते नहीं ना। हाँ जी, गाता तो मेरे इनफैक्ट कोई भी फैमिली में नहीं है, लाइक तो पूर्वजों में भी कोई नहीं गाता है। आपको शौक़ कैसा है? एक्चुअली इसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत चीज़ें हैं, बिकॉज़ मेरे फादर एक एस्ट्रोलॉजर हैं। तो उन्होंने देखा कि क्योंकि मेरे फादर एस्ट्रोलॉजर होने के साथ साथ एक इवेंट मैनेजर भी थे, तो मतलब हमारे घर पे जो मेरे सबसे पहले उस्ताद थे जिन्होंने क्लासिकल शुरुआत किया, ही वॉज अ बंगाली, उनका नाम है श्री जयंत बनर्जी। तो मतलब वो लोग घर पे आते थे, ढोलक, तबला, कोरस, मतलब सब होता था ना, तो वो मज़ा ही अलग है। तो मतलब हमारे घर पे ही इनफैक्ट महफ़िल जमती रहती थी, तो मैं उधर जाके बीच में बैठ के अपना ताली बजाना। तो आई थिंक तब से मेरे वालिद साहब को भी लगा कि मुझे थोड़ा शौक़ है, तो तब से उन्होंने 3 साल की उम्र में मेरा हारमोनियम लेकर आए, शुरू किया हिंदुस्तानी क्लासिकल से। फिर मतलब म्यूज़िक तो एक ऐसी चीज़ है, मेरा मानना है कि वो ना हर एक शख्स के दिल में बसी हुई है, ठीक है। जैसे जो बच्चे का रोना भी होता है ना, तो वो भी कभी कभी इतना सुरीला लगता है ना उनके माँ बाप को, तो उसमें भी संगीत है ही। तो हाँ जी, मतलब म्यूज़िक तो सबके दिल में बसा हुई है, बट जिनके पास टैलेंट है उनको बस उभारना, और इसका क्रेडिट तो मैं डेफिनेटली अपने वालिद साहब को और अपनी वालिदा को दूंगी कि उन्होंने ये सही टाइम पे उन्होंने देखा कि मुझे इंटरेस्ट है और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, आज तक सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे जो बच्चे हैं घर में सीखना चाहते हैं, माँ बाप उनको रोकते हैं सीखने के लिए, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे, ऐसे बच्चों को भी क्या कहना? पहली बात तो ये है कि जो वालिदैन कहते हैं वो कहीं ना कहीं तक किसी न किसी हद तक तो दुरुस्त होता है, बिकॉज़ उनको लगता है कि उनको पता होता है हमारे बच्चे के लिए क्या सही है और क्या नहीं। लेकिन कभी कभी
उनको जो इल्म नहीं पता, जो नहीं हासिल हो पाता, तो वो उनको समझ नहीं आता कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए या उसे किस चीज़ में दिलचस्पी है, हमको बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आजकल का दौर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बहुत सारी ऐसी नई फील्ड्स आई हैं टेक्नोलॉजी में, एंटरटेनमेंट में, कि मतलब बहुत मुश्किल है सब कुछ उस जनरेशन को जानना जिस जनरेशन के मेरे या आपके वालिदैन हैं, है ना। मतलब बहुत डिफरेंट है, बिकॉज़ अब कुछ ज़्यादा ही वैराइटीज़ हो गई हैं। तो मेरे ख्याल से कि माँ बाप को समझना चाहिए पहली बात कि उनके बच्चे को एग्जैक्टली किस चीज़ में दिलचस्पी है, और उसके हिसाब से वो डिसाइड कर सकते हैं या उन्हें समझा सकते हैं कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है या जो भी है। और सेम थिंग फॉर द किड्स ऑल्सो। जो बच्चे होते हैं, आई थिंक आजकल में भी देयर लाइक कि हमको सब कुछ मतलब एक साथ करना है और जल्दी करना है, मतलब सब कुछ एकदम से हो जाए, बस ऐसा थोड़ा रहता है। लेकिन स्पेशली जब बात आती है म्यूज़िक की, बिकॉज़ एज अ म्यूज़िशियन मैं आपको बताती हूँ कि म्यूज़िक की जहाँ बात आती है तो वहाँ पे सब्र और रियाज़ का बहुत बड़ा प्ले होता है। बिकॉज़ अगर आपके पास सब्र नहीं है तो आप सीख नहीं पाएंगे। और मेरे उस्ताद जी अभी तो फिर भी मेरे ख्याल से मैंने बहुत जल्दी सीख लिया और अभी बहुत कुछ सीखना है। मेरे उस्ताद जी जो कहते थे, वो कहते थे, उनके जो उस्ताद थे वो कहते थे कि हमको, वो लोग 5-10 साल तक सिर्फ एक स्वर लगाते थे, सिर्फ सा। और उन्होंने, हाँ जी, 5-10 साल तक सिर्फ एक स्वर लगाते थे, सा। और गलती से, और वो लोग इनफैक्ट उनके घर पे ही रहते थे जो शागिर्द थे उनके। मतलब उस टाइम पे ऐसा जुनून था लोगों में सीखने का, और मतलब पेरेंट्स भी कहते थे कि हाँ चलो उस्ताद जी के घर पे है। अभी ऐसा बहुत कम आपको देखने को मिलेगा कि आप गए हैं और आप देख रहे हैं किसी उस्ताद के घर पे उनके शागिर्द या उनके शिष्य बैठे हुए हैं। आज ऐसा हुआ है, उस शागिर्द जो है उस्ताद के घर नहीं जा रहा है, उस्ताद घर पे जा रहा है सिखाने के लिए। हाँ जी, ऐसा हो रहा है। लेकिन ये बस थोड़ा मतलब यही थोड़ी कमी हो रही है आज के दौर में। मतलब आप सोचिए 5-10 साल का टाइम किसके पास है। अब लोग कहेंगे 5-10 साल में हमको एक स्टेज चाहिए, तो मतलब वो सब्र होना चाहिए। और जो मैं आपको बता दूँ, जो तानसेन जी हैं जिन्होंने सारे रागों का, सारी तालों का, जिनसे ये सारी उभरी हैं, वो भी कहते थे उनके आखिर दम तक उनसे किसी ने पूछा कि आप तो तानसेन हैं, आपको तो सब कुछ आता है। तो वो कहते थे कि संगीत एक दरिया है और उसका एक कतरा भी अगर मैं अपनी मुट्ठी में ले लूँ, इतना भी मुझे अभी संगीत नहीं आता है। अब आप सोचिए कि जिनसे सारे राग, जिनसे सारी तालें, जो मतलब राग दीपक गाते थे तो जोत जल जाती थी, जो राग मेघ गाते थे बरसात हो जाती थी। मतलब ऐसे तानसेन जी का वो कह रहे हैं कि हमको एक कतरा नहीं आता है अभी तक संगीत का, उनसे कौन मुकाबला कर सकता है। तो मेरे ख्याल से यही है कि बच्चों को यही बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी फील्ड हो, सिर्फ म्यूज़िक नहीं, सब्र और रियाज़ बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से कि माँ बापों को भी अपने बच्चों को थोड़ा समझना चाहिए, उन्हें बढ़ाने, उनका जो टैलेंट है उसको परखना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए कि उनके बच्चों को किस चीज़ में दिलचस्पी है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त ख़ास मुलाकात में मौजूद थे मेरे साथ खनक जोशी। इंशाल्लाह मेरे साथ बने रहे न्यूज़ 16 डिजिटल के साथ। मैं सुहेल पाशा, कैमरामैन कलीम के साथ।